एपिसोड 316 अद्विक और रिया एक बार फिर आमने सामने। कहानी अब तक। अंश ने बिना किसी एक्सप्रेशन कैसे कहा, डोंट वरी, मैं आद्या को ऐसा कोई काम नहीं दूंगा जिससे उस पर या उसके होने वाले बच्चे पर किसी तरह का बुरा असर हो, और जॉब करना उसकी खुद की मर्जी थी, और जब उसकी मर्जी होगी तब वह खुद ही यह जॉब छोड़ देगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती ना करो, कहकर अंश वहां से चला गया। वही अद्विक में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, ये आद्या इतनी जिद्दी क्यों है, इसे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। अगर उसकी इस जिद की वजह से मेरे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हुआ ना, तो कसम से मैं उसकी जान ले लूंगा। विराज का मेंशन। विराज शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि हॉल में सोफे पर रिया मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसके फेस एक्सप्रेशन से ही लग रहा था जैसे वह अंश बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसका मूड भी बहुत ही ज्यादा खराब है। अब आगे रिया के फूले हुए मुंह को देखकर विराज ने मन ही मन कहा, अब इसे क्या हुआ, देखकर ही लग रहा है कि तगड़ा वाला क्लेश करने वाली हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल ले विराज, इससे पहले ये तुम्हें लपेटे में ले। विराज ने उसे इग्नोर करके वहां से जाना ही सही समझा, इसीलिए वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी रिया सोफे से खड़े होते हुए बोली, क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही हूँ विराज, जो मुझे इग्नोर करके जा रहे हो। विराज जो कि सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था, तभी उसके कदम रुक गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और बोला, लगता है आज मेरी बेबी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, पर याद नहीं आ रहा कि मैंने आज क्या किया। सुबह तक तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था। विराज ने बहुत याद करने की कोशिश की कि आज उसने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो रिया का मूड बिल्कुल गुस्से में नजर आ रहा है, पर उसे कुछ भी ऐसी बात याद नहीं आई। वह तो सुबह से अब जाकर रिया से मिला था। तभी रिया जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी विराज। विराज ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, व्हाट, कौन सी बड़ी बात और मैंने तुमसे क्या छुपाया। मैंने तुम्हें सारी बातें बता रखी है, यहाँ तक कि अपने अफेयर की और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तक की भी। अब ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपाता हूँ। तभी रिया विराज की ओर पास आए और अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, वह अद्विक राठौर तुम्हारा भाई है ना, क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ये सुनते ही विराज पहले तो थोड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे पता चला। दरअसल विराज अद्विक के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का जिक्र रिया के साथ तो क्या किसी के सामने नहीं करना चाहता। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता। रिया ने कहा, बात यह नहीं है कि मुझे कैसे पता, बात यह है कि तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई। तो विराज ने कहा, मैंने छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तुम्हें तो क्या मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता, और अब तुम बताओ तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो रिया ने कहा, आज तुम्हारा वह भाई घर पर आया था अपनी पार्टी का इनविटेशन देने के लिए। विराज ने पूछा, व्हाट, पार्टी का इन्वेंशन देने के लिए वह घर तक आ गया। विराज ने मन ही मन कहा, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, उसे मैंने पहले ही मना किया था कि रिया से दूर रहे। तभी रिया ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में ऐसे नमूने ही पैदा होते हैं क्या, पहले तुम्हारी वह बहन और अब तुम्हारा वह नमूना भाई, और तुम क्या कम। इससे पहले कि रिया अपनी बात आगे बढ़ाती, विराज ने उसे ठंडी नजरों से घूरा, जिससे रिया की बात उसके मुंह में ही रह गई और उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मतलब तुम नमूने नहीं हो, पर तुम्हारे वह दोनों भाई बहन वाकई में नमूने हैं, शक से ही कमीने लगते हैं। रिया अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, पर विराज ने उसे इग्नोर किया और जाकर टेबल पर रखे हुए उसे इनविटेशन कार्ड को उठाया, फिर उसे खोलकर देखते हुए कहा, तो वह पूरी दुनिया के सामने अपनी शादी की न्यूज़ रिवील करने वाला है, यह आखिरकार क्या रहा है। तभी रिया, जिसने देखा कि विराज उसकी बातों पर ध्यान दे ही नहीं रहा है, उसने विराज के हाथ से कार्ड लेते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे बात किए जा रही हूँ और तुम इस कार्ड को देख रहे हो। देखो, कोई जरूरत नहीं है उसकी पार्टी अटेंड करने जाने की, और अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे उस भाई के यहाँ पार्टी पर जाऊंगी। कहकर रिया पैर पटकते हुए वहां से जाने ही लगी। तभी विराज ने कहा, आज कौन सा पंगा क्रिएट किया तुमने उसके साथ। ये सुनते ही रिया के कदम वहीं रुक गए और उसने मन ही मन कहा, इसे कैसे पता कि आज मेरी उसके साथ फिर से बहस हुई है। विराज ने रिया की बाह पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम ऐसे तभी रिएक्ट करती हो जब तुम कोई कांड करके बैठी हो। बताओ क्या किया तुमने। रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे उस भाई ने किया है। जब देखो मुझसे उलझने की कोशिश करता है, तो बस आज उसे उसकी जगह दिखा दी। विराज ने पूछा, बताओ रिया क्या किया तुमने। रिया ने पहले तो विराज की तरफ देखा और कहा, गुस्सा तो नहीं करोगे ना। तो विराज ने कहा, नहीं करूंगा, बताओ क्या हुआ। तो रिया ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। रिया हॉल में ही अपने बच्चे को लेकर टहल रही थी। वह उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके कानों में अद्विक की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
रिया की नजरें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मन ही मन बोली, ये तो वही मॉल वाला आदमी है ना जो मुझसे झगड़ रहा था। ये यहाँ क्या करने आया है? रिया अपने ही मन में सवालों को सोच रही थी। अब तक अद्वैत अंदर आते हुए पूरे हॉल पर नजर मारते हुए बोला, क्या विराज घर पर नहीं है? रिया ने पहले तो अपनी बेबी को वहीं पालने में लेटाया और फिर अद्वैत से पूछा, ऐसे कैसे अंदर घुस रहे हो तुम और विराज से तुम्हें क्या लेना देना? क्या तुम उससे उस दिन की शिकायत करना चाहते हो? भूलो मत कि वह मेरा पति है, वह तुम्हारी नहीं मेरी बात पर भरोसा करेगा। रिया की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, जितना पूछा है उतनी ही बात का जवाब दो। क्या विराज घर पर नहीं है और अगर वह घर पर है तो उसे बुलाओ। रिया ने कहा, नहीं बुला रही मेरा पति, मैं उसे बुलाऊं या ना बुलाऊं और चुपचाप जाओ मेरे घर से बाहर। मैं किसी भी अरे गेरे का अपने घर में आना पसंद नहीं करती हूँ। तो विराज ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, और मैं भी किसी अरे गेरे को मुंह लगाना पसंद नहीं करता हूँ। तुम शायद इस घर की मेड होगी लेकिन सॉरी तुम्हें बात करने की जरा सी तमीज नहीं है। वैसे तो अद्वैत अच्छे से जानता था कि रिया विराज की बीवी है, लेकिन वह रिया के तेवर देखकर उसे जानबूझकर टीज कर रहा था और ऐसा हुआ भी। अद्वैत की बात पर रिया एकदम से भड़क गई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हें क्या मैं इस घर की मेड नजर आती हूँ? होश में रहकर बात करो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस बात पर अद्वैत ने पहले तो रिया की उस उंगली की तरफ देखा और फिर रिया की तरफ, फिर उसकी उंगली को नीचे करते हुए कहा, मुझे छू भी नहीं पाओगी और ये धमकी मुझे न देना वरना तुम्हारा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। ये सुनकर रिया का पारा एकदम से हाई हो गया। उसका वाकई में मन हुआ कि सामने खड़े अद्वैत को अच्छे से तोड़फोड़ ही दे, इसीलिए वह गुस्से से आसपास कुछ ढूंढने लगी। तभी वहां रखे पानी के जग को उसने उठाया और उसके अंदर का पूरा पानी सीधा अद्वैत के मुंह पर उड़ेल दिया, जिससे विराज पहले तो चौंक कर कुछ कदम पीछे हटा, फिर हैरानी से अपने कपड़ों की तरफ देखा और अपने भीगे चेहरे के साथ रिया को देखने लगा। रिया ने जग को साइड में रखा और अपने हाथ बांधते हुए कहा, अभी तो सिर्फ पानी डाला है, अगली बार यह जग तुम्हारे सिर पर दे मारूंगी। अब निकलो मेरे घर से बाहर। अब अद्वैत भी कम नहीं, उसने कुछ कहने के लिए रिया की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी रिया ने कहा, भूलो मत कि मैं विराज सिंघानिया की बीवी हूँ। अगर उसे पता चला ना कि तुमने घर में आकर मेरे साथ कुछ बदतमीजी की है तो कहीं वह तुम्हारी जान ही ना ले ले। अद्वैत रिया की बातों से इतना तो समझ ही गया था कि वह रिया से जितना उलझेगा रिया उतना ही ज्यादा उसे बेइज्जत करेगी। हालांकि अब तक अद्वैत ने कई औरतों को डील किया था और किसी की भी हिम्मत अद्वैत को इस तरह से जवाब देने की नहीं हुई थी, पर ये तो रिया थी जिसका दिमाग और उसका एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल का था। फिर भी उसने रिया को धमकाते हुए कहा, किसी दिन मौका मिला तो कसम से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रिया ने उसकी बात हवा में उड़ते हुए कहा, जाओ जाओ बहुत आए जान लेने वाले। अद्वैत ने अपने ब्लेजर से एक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर लगभग पटकते हुए कहा, विराज आए तो उसे ये दे देना। रिया ने एक नज़र टेबल पर रखे कार्ड की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, क्या है ये? विराज ने फेक स्माइल के साथ कहा, दिख नहीं रहा कि यह कार्ड है, पार्टी का इनविटेशन कार्ड। तो रिया ने कहा, पर यह हमें क्यों देकर जा रहे हो? तो अद्वैत ने कहा, क्यों विराज ने तुम्हें बताया नहीं कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? इस बात पर रिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा जैसे पूछ रही हो कि कहना क्या चाहते हो। अद्वैत समझ गया कि अभी तक रिया को विराज और उसके रिश्ते के बारे में नहीं पता है, तो अद्वैत ने भी अब इस बात पर रिया को परेशान करने का सोच लिया। एपिसोड 317 मेरा बेटा माफिया नहीं बनेगा अंश। कहानी अब तक। अद्वैत ने अपने ब्लेजर से एक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर लगभग पटकते हुए कहा, विराज आए तो उसे ये दे देना। रिया ने एक नज़र टेबल पर रखे कार्ड की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, क्या है ये? विराज ने फेक स्माइल के साथ कहा, दिख नहीं रहा कि यह कार्ड है, पार्टी का इनविटेशन कार्ड। तो रिया ने कहा, पर यह हमें क्यों देकर जा रहे हो? तो अद्वैत ने कहा, क्यों विराज ने तुम्हें बताया नहीं कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? इस बात पर रिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा जैसे पूछ रही हो कि कहना क्या चाहते हो। अद्वैत समझ गया कि अभी तक रिया को विराज और उसके रिश्ते के बारे में नहीं पता है, तो अद्वैत ने भी अब इस बात पर रिया को परेशान करने का सोच लिया। अब आगे उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, मतलब विराज का कजिन ब्रदर, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा तमीज से पेश आना चाहिए? वैसे समझ नहीं आता कि विराज ने तुम में ऐसा देख क्या लिया जो तुम्हें अपनी बीवी बनाया, क्योंकि जहाँ तक मैं विराज को जानता हूँ उसकी चॉइस कभी ऐसी थी ही नहीं। अद्वैत की जली कटी बातें सुनकर रिया का मन हुआ कि वह उसका गला ही दबा दे। वह उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अद्वैत की नज़र पालने में लेटे हुए बच्चे पर गई और उसने अपने कदम उस बच्चे की तरह बढ़ाए और उसके गालों को छूते हुए कहा, बहुत ही क्यूट बेबी है, रिश्ते में मैं इसका अंकल लगता हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो मेरा भी इस पर आएगा ना।
ये सुनकर रिया एकदम आग बबूला हो गई और अद्विक को अपने बच्चे से दूर करते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो मेरी बेबी पर अपना साया भी डाला तो। अद्विक ने हंसते हुए कहा, अब खून है तो खून अपना असर तो दिखाएगा ना, और वैसे चिंता मत करो, बड़ा होगा और यह भी अपने डैड और अपने अंकल की तरह ही बनेगा। फिर रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, समझ रही हो ना मेरी बात, खूबसूरत लड़कियों का शौकीन। वैसे बात तो तुम में भी कुछ है, एकदम तीखी मिर्ची हो तुम। शायद विराज को तुम्हारा यही तीखापन पसंद आया होगा, खूबसूरती के साथ एकदम तीखा बिहेवियर। उफ, व्हाट डेंजरस कॉम्बिनेशन। कहकर अद्विक वहां से पलटकर निकल गया। वही रिया उसके पीछे चिल्लाते हुए बोली, आइंदा से मेरे सामने बकवास की ना तब दिखा दूंगी, ये तीखी मिर्ची कितनी जहरीली भी हो सकती है, ठरकी कहीं के। अद्विक उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, वह तो कब का वहां से जा चुका था। फ्लैशबैक एंड। रिया की बात सुनकर विराज पहले तो हैरानी से रिया को देखने लगा कि रिया अद्विक के सामने ऐसा भी कर सकती है, पर उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा कि रिया का यही एटीट्यूड अद्विक को उसकी जगह दिखाने के लिए काफी था। लेकिन उसे अद्विक का बिहेवियर रिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह अद्विक की हरकतों को बहुत अच्छे से जानता था, वह अपनी थरकपन में कभी भी अपने रिश्तों को भी नहीं देखता था। यही वजह थी कि विराज रिया के सामने अद्विक के साथ अपने रिलेशन की बात नहीं बताना चाहता था कि अद्विक उसकी बुआ का लड़का था। खुराना मेंशन। वही अंश ऑफिस से घर आया, उस वक्त ही स्वर्णा के साथ हॉल में ही बैठे हुए कुछ बात कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र अंश की नज़रों से मिली, अंश को उसकी नज़रों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से हीर और अंश के बीच में एक अनकही सी नाराजगी कायम थी। अंश को देखकर स्वर्णा जी ने कहा, अंश आ गए तुम बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हीर ने खड़े होते हुए कहा, मॉम मैं ऊपर जाकर अयांश को देख लेती हूँ, शायद वह जाग गया होगा। कहकर हीर जल्दी से सीढ़ियों की तरह बढ़ गई। अंश स्वर्णा की बात सुनकर उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि हीर के इस तरह से चले जाने से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हीर अंश को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से जा चुकी थी। अंश को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह स्वर्णा जी के सामने अपना गुस्सा जता नहीं सकता था, इसलिए उसने मुट्ठियों को कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर अपनी माँ से कहा, मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। कहकर अंश भी हीर के पीछे पीछे सीढ़ियों की तरह बढ़ गया। अंश को इस तरह से जाते देखकर स्वर्णा जी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां पर सिम्मी आ गई और सिम्मी ने स्वर्णा जी से कहा, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। स्वर्णा जी का ध्यान अब अंश से झटककर सिम्मी की तरफ चला गया। उन्होंने सिम्मी से पूछा, क्या हुआ सिम्मी पर? सिम्मी ने कहा, मॉम ये आपने और डैड ने क्या लगा रखा है, और आपने निखिल के साथ मेरी शादी तय करने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। इस बात पर स्वर्णा जी मुस्कुरा दी और उन्होंने सिम्मी से कहा, मेरे पास बैठो। सिम्मी जाकर स्वर्णा जी के पास बैठ गई। सिम्मी के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। स्वर्णा जी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए कभी भी कोई फैसला गलत नहीं करेंगे, निखिल वाकई बहुत अच्छा लड़का है। निखिल को हम बचपन से जानते हैं, वह कई बार हमारे घर भी आ चुका है, हमें वाकई में वह बहुत पसंद है। सिम्मी ने कहा, पर रहना तो मुझे है ना उनके साथ सारी जिंदगी, तो मेरी पसंद भी तो कुछ मायने रखती है कि नहीं? तो स्वर्णा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लेंगे? देखो निखिल के पेरेंट्स ने बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारा हाथ निखिल के लिए मांगा है, और हमें भी रिश्ते में कोई भी कमी नजर नहीं आई, तो हमने भी हाँ कर दी। अब देखो तुम फालतू की बातें मत सोचो, कल ही वह लोग रिश्ता पक्का करने के लिए हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो अपना मुंह ठीक करो और कल के लिए तैयारी करो। कहकर स्वर्णा जी वहां से उठकर चली गई। फिर सिम्मी ने अपने आप से कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि जब मेरे रिश्ते की बात हो रही है तो एक बार मेरी मंजूरी भी ले लेते, पर यहाँ तो सबको अपने मन की करनी है। अंश जब अपने रूम में आया, उस वक्त ही रूम में मौजूद नहीं थी। बालकोनी का डोर ओपन था, इसलिए वह समझ गया कि हीर जरूर बालकनी में ही होगी। उसने अपना ब्लेजर उतारकर पहले सोफे पर फेंका और जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, तभी उसकी नज़र बेड पर ही सो रहे अयांश पर गई, जो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। अयांश का चेहरा देखकर अंश का गुस्सा भी एक पल के लिए गायब हो गया। आखिर बच्चों की मासूमियत होती ही कुछ ऐसी है जो हर किसी के दिल में एक सुकून भर दे। अंश ने अपने कदम अब अयांश की तरफ बढ़ा दिए और उसके बगल में बैठ गया। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसे दोबारा हीर का ख्याल आया तो उसने अपने कदम बालकोनी की तरफ बढ़ा दिए। अंश जब बालकनी में आया उस वक्त हीर अपने दोनों हाथ बांधे हुए सामने की तरफ देख रही थी। उसकी ध्यान अंश की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी गहरे ख्यालों में खोई हुई हो।
इस वक्त उसने एक ऑफ वाइट कलर की एंकल लेंथ कुर्ती पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे। बाहर चल रही हल्की हल्की हवा में उसकी लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। हीर इतनी ज्यादा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि अंश कब उसके पीछे अगर खड़ा हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला। अंश ने हीर के कंधे पर हाथ रखा तो कुछ पल के लिए हीर की आंखों में एक हलचल सी हुई। वह समझ गई कि इस वक्त उसके पीछे अंश खड़ा है, पर उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और दोबारा सामने की तरफ देखने लगी। अंश ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अभी तक वही बातें सोच रही हो? हीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही खड़ी रही। हीर के ऐसे बेरुखी भरे व्यवहार को देखकर अंश भी अब थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने झटके से हीर को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ हीर? क्यों कर रही हो ऐसा? और यह फालतू की बातें कब से तुम्हारा दिमाग में आने लगी? पहले तो हीर बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश की आंखों में देख रही थी, फिर उसने भी धीरे से मगर शांत आवाज में कहा, यह बातें हमेशा से ही मेरे दिमाग में थी अंश। आखिर तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं मेरे डर को समझना चाहते हो? मैं तुमसे आखिर मांग ही क्या रही हूँ? यही ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह एक माफिया बने। मैं उसे इन सब से दूर रखना चाहती हूँ। क्या हीर अंश से अपनी बात मनवा पाएगी? क्या हीर और अंश के बीच की ये नाराजगी बनेगी दोनों के दूर होने की वजह? जानने के लिए पढ़ते रहिए दीवानगी सिर्फ पॉकेट नॉवेल रीडर पर। अंश और हीर का झगड़ा। कहानी अब तक। हीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही खड़ी रही। हीर के ऐसे बेरुखी भरे व्यवहार को देखकर अंश भी अब थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने झटके से हीर को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ हीर? क्यों कर रही हो ऐसा? और यह फालतू की बातें कब से तुम्हारा दिमाग में आने लगी? पहले तो हीर बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश की आंखों में देख रही थी, फिर उसने भी धीरे से मगर शांत आवाज में कहा, यह बातें हमेशा से ही मेरे दिमाग में थी अंश। आखिर तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों नहीं मेरे डर को समझना चाहते हो? मैं तुमसे आखिर मांग ही क्या रही हूँ? यही ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह एक माफिया बने। मैं उसे इन सब से दूर रखना चाहती हूँ। अब आगे। ये सुनकर अंश का चेहरा सख्त हो गया। उसने हीर के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। आखिर मेरे बाद ये पोजीशन हमारा अंश ही संभालेगा और यह बात क्लियर है। अंश की बात सुनकर हीर की आंखों में भी गुस्सा उतर आया और उसने अंश के दोनों हाथ अपने कंधे से दूर झटकते हुए कहा, नहीं, मेरा बेटा माफिया नहीं बनेगा। हीर को इस तरह से अपनी बात का विरोध करते देखकर अंश के चेहरे पर एकदम से डार्क एक्सप्रेशन नजर आने लगे, जिसे देखकर कुछ पल के लिए हीर भी एकदम से सहम गई। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने वही पुराना वाला अंश खड़ा है, जो एक नंबर का जिद्दी और बिगड़ैल था, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अंश ने हीर के गालों को कसकर पका और उसके चेहरे के करीब जाते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चे की माँ, और तुम्हारा मेरे बच्चे पर सिर्फ इतना हक है कि तुम उसका पालन पोषण करो, न कि उसकी जिंदगी के फैसले करो। उसके लिए मैं हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब यह मत समझना कि अंश खुराना बदल गया है। आज भी मैं वही अंश हूँ जिसने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें अपना बनाया था, और आज भी वही होगा जो मैं चाहता हूँ, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अंश की बातें सुनकर हीर की आंखों में नमी उतर आई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अंश उसके प्यार में बदल गया है, लेकिन शायद वो उसका वहम था और आज अंश की बातों ने उसके वहम को बहुत अच्छी तरह से तोड़ा था। अंश को भी शायद अपने गुस्से के आगे हीर की आंखों की नमी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने भी हीर की आंखों में आंसू देखकर और रिएक्ट नहीं किया, बल्कि गुस्से से ही उसे देखता रहा। फिर उसने हीर के गालों को झटके से छोड़ा और वहां से चला गया। अंश के ऐसे झटकने से हीर लड़खड़ा गई और कुछ अंश की बातें सुनकर हीर को लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो, इसीलिए उसने रेलिंग का सहारा लेकर खुद को संभाला और वहीं पर ही घुटने मोड़कर बैठ गई। उसके होंठ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर उसकी आंखों में एक डर, एक खौफ नजर आ रहा था। यही डर और खौफ जो उसकी आंखों में तब नजर आता था जब वह पहली बार अंश से मिली थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज जो इंसान उसके सामने खड़ा था, उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। हीर को लगा था कि अंश उसकी फीलिंग समझेगा, उसके डर को समझेगा, पर वह तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वही अंश रूम में आया और उसने टेबल पर रखी हुई अपनी गाड़ी की चाबी उठाए और रूम से बाहर निकल गया। इस वक्त उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। कुछ देर बाद अंश बार काउंटर पर बैठा हुआ अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास से घुट घुट कर शराब पी रहा था। अब तक उसने कई सारे ग्लास खाली कर दिए थे और एक के बाद एक ड्रिंक का ऑर्डर किया ही जा रहा था। उसके बगल में ही बैठा हुआ विराज, जो खुद भी ड्रिंक कर रहा था लेकिन कम,
उसने जब अंश को इतना ज्यादा परेशान देखा तो पूछा, अंश क्या हुआ? तुम्हें कब से देख रहा हूँ तुम एक के बाद एक गिलास खाली किए जा रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो? अंश, जिसने अभी एक और गिलास खाली कर काउंटर पर रखा और दूसरे गिलास का ऑर्डर दे दिया था, उसने पहले विराज की तरफ देखा और फिर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, कोई परेशानी नहीं है विराज। कहते हुए अंश एक बार फिर से शराब के गिलास को होठों से लगाने ही वाला था, तभी विराज ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, अब बस करो अंश, पहले ही तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब तो तुम्हारी हालत देखकर ही लग रहा है कि तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। अंश ने विराज का हाथ दूर किया और एक ही सांस में उस गिलास को खाली कर काउंटर पर लगभग पटक ही दिया। फिर विराज की तरफ नशीली आंखों से देखते हुए कहा, आज मत रोक विराज, आज मूड बहुत ज्यादा खराब है। विराज तो अंश के बिहेवियर से ही समझ गया था कि वाकई में उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वह अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अंश को सहारा देकर खड़ा करते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। अंश तो इस वक्त नशे में पूरी तरह से धुत था। उसने विराज को दूर करते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अभी यहाँ और रुकना है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। विराज ने बार टेंडर को इशारे से मना किया कि अंश को और ड्रिंक ना दी जाए। फिर अंश की बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चुपचाप चलो मेरे साथ। अंश इतने ज्यादा नशे में धुत था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। विराज जैसे तैसे उसे सहारा देकर बाहर अपनी गाड़ी तक लेकर आया। फिर फ्रंट सीट का डोर ओपन कर उसने अंश को फ्रंट सीट पर बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, अंश परेशानी तो तुम्हें है, पर समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहे। अंश आंखें बंद किए सीट पर सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसने धीरे से आंख खोलते हुए कहा, विराज तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो मैं तुझे अपनी परेशानी जरूर शेयर करूंगा, पर तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले जाओ जहां मुझे घुटन महसूस ना हो। मुझे खुली हवा में जाना है विराज। विराज ने उसकी साइड का डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वह अभी अंश से बात करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अभी उससे बात करना बेकार है, इसलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। विराज की गाड़ी अब मुंबई की हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। वही अंश अपनी आंखें बंद किए सीट पर बैठा हुआ था और बीच बीच में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। विराज ने उसे कई बार चुप रहने के लिए कहा, पर अंश तो नशे में था, तो भला इस वक्त उस पर विराज की बात का क्या असर होता। तभी अंश ने विराज से कहा, विराज गाड़ी रोक। विराज ने कहा, हम बस खुराना मेंशन पहुंच रहे हैं। तो अंश ने कहा, मैंने कहा ना गाड़ी रोक यार, मुझे कुछ देर यहीं रुकना है। विराज ने एक नज़र अंश की तरफ देखा और गाड़ी को ब्रेक लगा दी। अंश ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर निकल गया। विराज अंश को बाहर जाते देख विराज ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और अंश को आवाज देते हुए कहा, अंश रुको, कहाँ जा रहे हो। विराज जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकाला और अंश को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया, पर अंश सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए जोर से चिल्लाया, वही होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती हीर, तुम्हें वही करना होगा जो मेरी मर्जी है, सुना तुमने। अंश खुराना किसी की मर्जी से नहीं चलता है, बल्कि वह अपनी पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाता है। अंश की बात सुनकर विराज से कदम वहीं रुक गए। उसने खुद ही कहा, क्या बकवास कर रहा है ये, क्या इसका हीर के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। विराज जाकर अंश के सामने खड़ा हुआ और उससे पूछा, क्या हुआ अंश, क्या हीर के साथ कुछ झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या हीर अंश से अपनी बात मनवा पाएगी? क्या हीर और अंश के बीच की ये नाराजगी बनेगी दोनों के दूर होने की वजह? जानने के लिए पढ़ते रहिए दीवानगी सिर्फ पॉकेट नॉवेल रीडर पर। एपिसोड 319, शेर को अपनी आज़ादी पसंद होती है। कहानी अब तक। विराज जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकाला और अंश को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया, पर अंश सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए जोर से चिल्लाया, वही होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती हीर, तुम्हें वही करना होगा जो मेरी मर्जी है, सुना तुमने। अंश खुराना किसी की मर्जी से नहीं चलता है, बल्कि वह अपनी पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाता है। अंश की बात सुनकर विराज से कदम वहीं रुक गए। उसने खुद ही कहा, क्या बकवास कर रहा है ये, क्या इसका हीर के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। विराज जाकर अंश के सामने खड़ा हुआ और उससे पूछा, क्या हुआ अंश, क्या हीर के साथ कुछ झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अब आगे। नशे की वजह से अंश की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, लेकिन हीर का नाम सुनकर अंश के चेहरे पर एक बार फिर गुस्से वाले भाव आ गए। उसने विराज के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुझे पता है ना विराज, मैंने हीर को कितना प्यार किया है, जानता है ना तू? विराज ने कहा, हाँ जानता हूँ, पर हुआ क्या है? तो अंश ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, हीर को लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप नहीं हूँ। विराज ने हैरानी से कहा, अच्छा बाप नहीं है? पर उसने ऐसा क्यों कहा?
तो अंश ने थोड़ा गुस्से और अहंकार भरे लहजे के साथ कहा, मैं पूरे माफिया वर्ल्ड पर राज करने वाला अंश खुराना, अगर यह चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा वारिस मेरी इस पोजीशन को संभाले और मुझसे भी बड़ा माफिया बने, तो क्या गलत सोचता हूँ? अरे बाप की विरासत तो उसका बेटा ही संभालता आया है ना। मैंने भी तो अपने बाप की विरासत को संभाला, तो मेरे बाद मेरा बेटा ही तो ये सब संभालेगा ना। पर हीर उसे लगता है कि मैं ये सब गलत सोच रहा हूँ, और उसने सोच भी कैसे लिया कि मेरे बेटे के बारे में फैसला वह अकेली ले लेगी। वह मेरा खून है, मेरा अंश, उसकी जिंदगी का फैसला मैं करूँगा, सिर्फ वह नहीं। विराज को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। फिर विराज ये तो जानता था कि अंश जो एक क्रूअल और हार्टलेस माफिया है, और हीर जो एक सीधी सादी सी लड़की, उन दोनों के बीच प्यार तो हुआ लेकिन उनकी सोच कभी नहीं मिली। हीर ने हमेशा ही एक सिंपल सी जिंदगी चाही, वही अंश में हमेशा ही पावरफुल होने की भूख थी। इसके आगे वह किसी रिश्ते को नहीं देखता था, क्योंकि उसके अंदर एक जिद थी कि वह सबसे पावरफुल बनकर दिखाएगा, और उसने ऐसा किया भी। और उसके रास्ते में जो भी आया तो उसने उसे हटाने से पहले भी नहीं सोचा। लेकिन आज उसकी ये पावर की भूख अंश और हीर के रिश्ते के बीच में दरार पैदा कर रही थी। विराज जानता था कि अभी वह अंश को जो भी समझाएगा अंश को समझ नहीं आएगा, उल्टा वह शायद उससे भी नाराज हो जाए। इसलिए उसने अंश को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बारे में हीर से बात करूंगा, तुम फिलहाल के लिए घर चलो। कहकर विराज उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तभी अंश ने झटके से उसका हाथ छुड़वाया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अब उसे मैं समझाऊंगा। मैंने शायद उसे जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया है, इसीलिए उसके दिल में मेरा डर खत्म हो चुका है। वह भूल चुकी है कि अंश खुराना की बात का विरोध करने का मतलब क्या होता है। अंश की बात पर विराज को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अंश को बहुत अच्छे से जानता था। वह ये भी जानता था कि अंश के लिए हीर क्या है, लेकिन आज वह अपनी पावर के घमंड में अपने ही प्यार को हद करने पर उतर आया था। उसे तो अब हीर के लिए बुरा लग रहा था। उसने भी इस बार अंश पर गुस्सा करते हुए कहा, अंश, क्या तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपने ही प्यार को, अपनी ही मोहब्बत को नुकसान पहुंचाओगे? मुझे इसी बात का डर था, यही वजह थी कि मैं चाहता था कि हीर तुमसे दूर हो जाए, क्योंकि तुम जैसा क्रूएल और पत्थर दिल इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। इस बात पर अंश पहले तो विराज को देखता रहा, फिर एकदम ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, सही कहा, मुझ जैसे क्रूएल और पत्थर दिल इंसान को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मोहब्बत हमेशा कमजोर करती है और हीर वही काम करना चाहती है। अगर वह सोचती है कि अपनी मोहब्बत में वह मुझे काबू कर लेगी, तो यह उसकी गलतफहमी है। मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। शेर को सिर्फ अपनी आज़ादी पसंद है, किसी की गुलामी नहीं, भले ही वह गुलामी किसी की मोहब्बत की हो। अंश की बातें सुनकर अब विराज को हीर के लिए टेंशन होने लगी थी। हालांकि उसे हीर सही नहीं लग रही थी, लेकिन अब वह कहीं ना कहीं हीर की परेशानी भी समझ रहा था कि हीर क्यों नहीं चाहती है उसका बेटा भी माफिया बने, क्योंकि वह एक माँ थी और माँ अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे पहले देखती है। और हीर ने एक माफिया की बीवी बनकर जो कुछ सहा था, तो वह नहीं चाहेगी कि उसका बेटा भी वही सब सहन करे। आखिरकार जैसे तैसे विराज ने अंश को समझा बूझाकर गाड़ी में बैठाया और वहां से उसे ले गया। दोनों आधी रात के वक्त घर पहुंचे। अब तक सभी लोग सो चुके थे। अंश पर अभी भी नशा पूरी तरह से हावी था, जिस वजह से वह चल भी नहीं पा रहा था। विराज जैसे तैसे अंश को अपने साथ अंदर लेकर आया और उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह किसी को जागना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि वह खुद ही अंश को उसके रूम तक पहुंचा दे। वही अंश नशे में खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था। वह खुद को समझती क्या है, मुझसे उलझेगी, अंश खुराना से उलझना उसे ही भारी पड़ेगा। अंश खुराना हूं मैं, माफिया किंग अंश खुराना, जो किसी के सामने नहीं झुकेगा और वही करेगा जो उसका जी चाहेगा। विराज ने उसे कई बार चुप रहने के लिए भी कहा। वह नहीं चाहता था कि अंश की आवाज सुनकर बाकी लोगों की नींद खुल जाए। विराज उसे जैसे तैसे उसके रूम के सामने लेकर आया और रूम का डोर नॉक किया। हीर जो अंश का वेट करते करते एड्रेस से टेक लगाए सो गई थी। डोर नॉक होने की आवाज सुन के झटके से उसकी नींद खुल गई और वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने विराज और अंश को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंश को इतने नशे में देखकर हीर विराज से कुछ पूछने वाली थी, तभी विराज जो अंश को संभाल कर अंदर लेकर आया, उसने हीर से कहा, अभी कुछ मत पूछो, मैं बस इसे यहाँ छोड़ने आया था, हम बाद में बात करेंगे। हीर ने हाँ में सिर हिलाया और साइड हट गई। विराज ने अंश को उसके बेड पर लेटा दिया। हीर के लिए तो अंश को उस वक्त संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए विराज ने ही जैसे तैसे उसे अच्छे तरीके से बेड पर लेटाया और उसके जूते वगैरह उतारकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया। फिर पलटकर हीर की तरफ देखते हुए कहा, हीर ख्याल रखना इसका। हीर ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और अंश को देखने लगी, जो अभी भी आंखें बंद किए धीरे धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था।
विराज वहां से जाने ही वाला था, तभी वह रुका और उसने पलटकर हीर से कहा, हीर मुझे कल तुमसे कुछ बात करनी है। हीर ने कहा, क्या बात करनी है विराज? विराज ने पहले एक नज़र अंश की तरफ देखा और हीर से कहा, तुम दोनों के बारे में। हीर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मौन स्वीकृति विराज को दे दी। विराज वहां से चला गया तो हीर ने दरवाजा बंद किया और एक नज़र अंश की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता अंश। मुझे लगा था मेरा प्यार तुम्हें किसी दिन बदल देगा, पर शायद मेरे प्यार में वह ताकत ही नहीं थी जो तुम्हें बदल सके। हीर कहकर अंश के बगल में ही लेट गई और काफी देर तक अंश की तरफ करवट लिए वह एकटक अंश को ही देख रही थी। ऐसा नहीं था कि हीर उससे प्यार नहीं करती थी, वह भी अंश को इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती थी जितनी शिद्दत से अंश ने हीर से इश्क किया था। अपने उन प्यार भरे लम्हों को याद कर हीर की आंखों में आंसू आने लगे। पिछले कुछ वक्त से हीर और अंश के बीच में एक अनकही सी दूरियां आने लगी थी। इस वक्त हीर अपने प्यार और अपनी फर्ज दोनों के बीच में पीस कर रह गई थी। क्या हीर अंश से अपनी बात मनवा पाएगी? क्या हीर और अंश के बीच की ये नाराजगी बनेगी दोनों के दूर होने की वजह? जानने के लिए पढ़ते रहिए दीवानगी सिर्फ पॉकेट नॉवेल रीडर पर। एपिसोड 320, निखिल सिमी का रिश्ता पक्का। कहानी अब तक। विराज वहां से चला गया तो हीर ने दरवाजा बंद किया और एक नज़र अंश की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता अंश। मुझे लगा था मेरा प्यार तुम्हें किसी दिन बदल देगा, पर शायद मेरे प्यार में वह ताकत ही नहीं थी जो तुम्हें बदल सके। हीर कहकर अंश के बगल में ही लेट गई और काफी देर तक अंश की तरफ करवट लिए वह एकटक अंश को ही देख रही थी। ऐसा नहीं था कि हीर उससे प्यार नहीं करती थी, वह भी अंश को इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती थी जितनी शिद्दत से अंश ने हीर से इश्क किया था। अपने उन प्यार भरे लम्हों को याद कर हीर की आंखों में आंसू आने लगे। पिछले कुछ वक्त से हीर और अंश के बीच में एक अनकही सी दूरियां आने लगी थी। इस वक्त हीर अपने प्यार और अपनी फर्ज दोनों के बीच में पीस कर रह गई थी। अब आगे। दूसरा दिन, सुबह का वक्त। सुबह जब अंश की नींद खुली तो उसने बेड पर और अपने रूम में खुद को अकेला ही पाया। इस वक्त वह अपना सिर पकड़े हुए बैग के हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसका सिर इस वक्त दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे हुए कॉफी मग पर गई और उसके नीचे ही एक कागज की पर्ची भी रखी हुई थी। वो उस पर्ची को उठाकर पढ़ने लगा। उसमें हीर ने लिखा था, मुझे पता है तुम्हारे सिर में इस वक्त दर्द हो रहा होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बनाई है, इसे पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। अंश ने कॉफी की तरफ देखा और फिर से पर्ची को साइड में रखा और ब्लैक कॉफी पीने लगा। ब्लैक कॉफी से उसके सिर दर्द में थोड़ी बहुत राहत मिली। कुछ देर बाद उसने मग को साइड में रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं नीचे हॉल में हीर और शिवी दोनों ही स्वर्णा के साथ बातें कर रहे थे। स्वर्णा ने हीर और शिवी को समझाते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से जाकर सिम्मी को तैयार कर दो, निखिल और उनके परिवार वाले आते ही होंगे। हीर ने कहा, माँ, क्या सिम्मी इस रिश्ते के लिए मान गई है? स्वर्णा कुछ देर तो चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मानना ही होगा, हम उसके लिए कोई गलत फैसला तो लेंगे नहीं, और तुम दोनों भी तो निखिल को अच्छे से जानती हो ना कि वह काफ़ी अच्छा लड़का है और हमारी सिम्मी को काफ़ी अच्छे से संभाल भी सकता है। इस बात पर हीर और शिवी दोनों ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया। शिवी ने हीर से कहा, चलो फिर हमें सिम्मी को तैयार भी करना है। हीर और शिवी सिम्मी के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में निखिल अपनी फैमिली के साथ खुराना मेंशन आ गया था। अब तक अंश, शिवांश भी रेडी होकर नीचे आ चुके थे। निखिल की मॉम और डैड स्वर्ण जी और राजवीर जी से बात कर रहे थे। वही निखिल अंश और शिवांश से बात कर रहा था। भले ही अतीत में शिवांश और निखिल के बीच में कितनी भी कड़वाहट रही हो, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच की कड़वाहट भी दूर हो गई थी। और वैसे भी शिवांश के दिमाग में निखिल के लिए ये कड़वाहट तो तान्या ने ही डाली थी, इसीलिए शिवांश को लगता था कि निखिल और शिवी के बीच में कोई नाजायज रिश्ता है, लेकिन वक्त के साथ उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। तभी स्वर्णा जी ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, हमारी बेटी सिम्मी भी आ गई। स्वर्णा जी की बात सुनकर सभी की नजरें सीढ़ियों की तरफ गई। सिम्मी ने लाइट आसमानी कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। सिम्मी वैसे तो ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ही कम पहनती थी, उसे ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनना ही पसंद था, इसलिए आज सिम्मी और दिनों से कुछ अलग और बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। वही हीर और शिवी दोनों ही सिम्मी की अगल बगल खड़ी थी और वह सिम्मी को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रही। हीर की नज़र जैसे ही अंश की नज़रों से मिली, उसके कदम वहीं रुक गए। अंश भी इस वक्त हीर को ही देख रहा था। हीर को आगे बढ़ता न देखकर शिवी ने कहा, हीर क्या हुआ, चलो रुक क्यों गई? शिवी की आवाज़ सुनकर हीर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और जल्दी से बोली, हाँ हाँ चलो।
कुछ देर में वह लोग सिम्मी को नीचे ले आए और उसे निखिल के बगल में बैठा दिया। निखिल की माँ तो अपनी बहू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसने सिम्मी की बलया लेते हुए कहा, मेरी होने वाली बहू कितनी प्यारी है, सच में स्वर्णा मेरे तो भाग्य खुल गए, जो सिम्मी जैसी चांद सी बहू मुझे मिली है, वरना मुझे तो तुमसे जलन होती थी क्योंकि तुम्हारी बहुएं भी किसी से कम नहीं है, इसलिए मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू भी ऐसी ही आए। इस बात पर स्वर्णा मुस्कुरा दी। वही सिम्मी अपनी नज़र झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे भी यह वक्त कुछ ऐसा ही होता है जहां दिल के अंदर अपनी नई शुरू होने वाली जिंदगी को लेकर काफी कुछ उथल पुथल मची ही रहती है। कुछ ही देर में निखिल की मां ने रस्म के मुताबिक सिम्मी को लाल चुनरिया उड़ाए और सिम्मी की गोद में शगुन का सामान रखकर रोके की रस्म अदा की। सिम्मी को तो लगा था कि आज सिर्फ देखने दिखाने का ही प्रोग्राम है, उसे तो इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि आज ही उसका रोका निखिल के साथ कर दिया जाएगा। वह बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो कि माँ अपने रोके के बारे में क्यों नहीं बताया। स्वर्णा जी ने अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारे से ही कह दिया कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वही निखिल के चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वह मजबूरी से ही शादी कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी मनपसंद चीज मिल गई हो। निखिल के चेहरे की खुशी देखकर सिम्मी को अब निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो अब निखिल पर डाउट भी होने लगा था कि कहीं ये सब निखिल का किया धरा तो नहीं है। सिम्मी को अपनी तरफ ऐसे देखते देख निखिल जो उसके पास ही बैठा था हल्का सा उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, यार तुम्हें जो भी बात करनी हो ना बाद में कर लेना, अभी तुम ऐसे मुंह मत बनाओ वरना यहाँ सबको शक हो जाएगा। सिम्मी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, इसका मतलब तुम सब जानते थे और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा निखिल। निखिल ने कहा, प्लीज सिम्मी अभी शांत हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं ना। सिम्मी ने भी अब दोबारा कुछ नहीं कहा और चुप रह गई। कुछ देर बाद निखिल ने स्वर्णा जी से कहा, आंटी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं सिम्मी से अकेले में बात कर सकता हूँ। स्वर्णा ने कहा, बेटा क्यों नहीं शिवी। शिवी जाओ सिम्मी और निखिल को सिम्मी के रूम तक छोड़ो। हीर ने हाँ में सिर हिलाया तो निखिल और सिम्मी भी उठकर उनके साथ चल दिए। इस बीच अंश की नजरें बराबर हीर पर ही जा रही थी। इस बात को हीर ने भी महसूस किया था, पर वह जानबूझकर अंश को इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से अंश का मूड दोबारा खराब हो रहा था। कुछ देर बाद हीर और शिवी ने निखिल और सिम्मी को सिम्मी के रूम में छोड़ा और वापस वहां से आ गई। शिवी ने हीर से कहा, तुम्हें क्या लगता है ही सिम्मी इस रिश्ते से खुश तो है न, क्योंकि मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ उसका चेहरा उतरा हुआ है। ये बात तो सिम्मी ने भी नोटिस की थी। उसने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर निखिल काफी अच्छा लड़का है और वो हमारी सिम्मी को काफी खुश भी रखेगा। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात तो सही है, पर उम्मीद करती हूँ कि सिम्मी को जल्द से जल्द ये बात समझ आ जाए। शिवी और हीर दोनों ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अंश उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे दोनों ही कुछ पल के लिए तो चौंक गए। अंश जो इस वक्त हीर को ही घूर कर देख रहा था, उसने बिना शिवी की तरफ देखे ही कहा, शिवी तुम नीचे जाओ, मुझे हीर से कुछ बात करनी है। तभी हीर ने शिवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, शिवी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे अभी नीचे बहुत काम है। शिवी साफ देख पा रही थी कि हीर और अंश के बीच कुछ तो नाराजगी है, पर उसने बीच में बोलना सही नहीं समझा, या कह सकते हैं कि वो अंश के डर से कुछ नहीं बोल पाई। अंश ने हीर की बाह पकड़कर उसे रोक दिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। फिर शिवी से कहा, शिवी तुम जाओ नीचे। शिवी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गई। हीर ने अपनी बाँह छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अंश मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मेरा हाथ। अंश ने उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोला, बात तो तुम्हें करनी ही होगी और वह भी अभी इसी वक्त। अंश उसे खींचते हुए टेरेस पर लेकर आया। इस बीच हीर लगातार उसके हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंश ने हीर की बाँह को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। क्या आने लगी है हीर और अंश के रिश्ते में दरार? क्या हीर अंश की जिंदगी से दूर चली जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दीवानगी सिर्फ पॉकेट नॉवेल रीडर पर।